हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। अब उस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब देखो, पहले तो हम हेडिंग समझेंगे। सबसे पहले इंसान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। ठीक है, वो हंटिंग करते थे, वो जानवरों को मारते थे, या वो जंगलों में जाके कुछ अपना फूड कलेक्ट करते थे। जैसे वो जंगलों में जाएंगे या फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, बेरीज वगैरह कलेक्ट करेंगे, या वो जंगलों में जाके किसी जानवर को मारेंगे। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे पहले इंसान किया करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फर्दर इंसानों के अंदर थोड़ा दिमाग आने लगा और यू कैन से इंसानों ने नई नई चीज़ें सीखी। इंसानों ने ये चीज़ सीखी और इंसानों को जब वो बीज मिले या सीड्स मिले, ठीक है, जैसे इंसानों को सीड्स जब वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, इंसानों ने सोचा यार हम कलेक्ट क्यों ही कर रहे हैं यार, इतना रोज़ रोज़ जंगल जा रहे हैं, खाना ला रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद ही क्यों नहीं उगा लेते। ठीक है, इंसानों ने फिर खाना खुद उगाना शुरू किया। ना जो ये काइंड ऑफ चेंज है, ये जो ट्रांजिशन है, जब पहले इंसान सिर्फ जानवरों को मारा करते थे और कलेक्ट किया करते थे जंगलों से फूड, से लेके जो इंसान खुद फूड उगाने लगे हैं, ये ट्रांजिशन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी है, काफ़ी सारे साइट्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे आगे मेहरगढ़ आएगा। चलो अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, मेहरगढ़ आएगा और एक कश्मीर में एक साइट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंसानों का जो ट्रांजिशन था वो किस तरीके का था। ठीक है, ओके। वही बात जो मैंने अभी पीछे की, पहले इंसान क्या करते थे, पहले या तो फिर वो जैसे मान लो ये लोग हैं, ये फिशेस को आई मीन कलेक्ट कर रहे हैं या और यू कैन से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको सेकंड पिक्चर में कुछ दो लोग हैं जो किसी जानवर को मार के अपने घर ले जा रहे हैं ताकि वो उसे खा सके एज अ डिनर एट नाइट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट है, लास्ट में एक ये भाई साहब है, ये फिशिंग करते हुए दिख रहे हैं बेयर ग्रिल्स के स्टाइल में। ठीक है, अब पहले की लाइफ क्या थी, या तो फिर लोग फूड कलेक्ट कर रहे थे जंगलों से, या लोग हंटिंग कर रहे थे, यही दो काम हो रहे थे। अब इसके बाद क्या ट्रांजिशन आता है, लोगों ने सीखा, जब लोगों के पास बीज वगैरह आए, लोगों ने सीखा कि यार हम लोग खुद ही क्यों चीज़ें उगाना क्यों ना स्टार्ट कर दें, हम इन वीट वगैरह हम खुद ही क्यों ना उगाने लग जाए। अब वही चीज़ इंसानों ने करनी शुरू की, जैसे यहाँ पे देखो भाई साहब अब वीट काट रहे हैं, उन्होंने उगाया था, फिर अब घर ले जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तुषार स्ट्रेंज जर्नी। अब हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है तुषार, ये भाई साहब जो है तुषार है ये। ठीक है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार के किसी कज़न की शादी थी, तो तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। अब दिल्ली से चेन्नई वो ट्रेन में जा रहा था, पहले तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, अब जब तुषार दिल्ली से चेन्नई ट्रेन में जा रहा था, तुषार को पहली बात तो सीट बड़ी मुश्किल से मिली। ठीक है, तुषार को एक सीट मिली, वो भी विंडो सीट मिली। ठीक है, क्या लक था। अब विंडो सीट भी कुछ इस तरीके से मिली कि बहुत ही मुश्किल से, बड़े टाइटली वो बैठा हुआ था, और बिल्कुल जो उसका फेस था वो बिल्कुल चिपका हुआ था शीशे से। ठीक है, अब तुषार जब विंडो सीट पे था और तुषार बाहर मज़े से देख रहा था कि अरे घर है, ट्रीज़ है, ये सब कुछ चीज़ों को व्यू को एंजॉय कर रहा था। उसी वक्त तुषार के जो अंकल हैं, तुषार के अंकल ने तुषार को कहा, तुषार तुम्हें पता है जो ये ट्रेन्स है का जो यू कैन से जो ये ट्रेन्स का इन्वेंशन है वो 150 साल पहले हुआ था। 150 साल पहले सबसे पहले ट्रेन्स आई थी, इंसानों को पता लगा था कि आई मीन इंसानों ने इन्वेंट की थी ट्रेन्स 150 साल पहले। अब रही बात बसेस की, ट्रेन के इन्वेंशन के कुछ ही सालों बाद बसेस भी इन्वेंट हो गई थी। अब तुषार को पता लगा कि यार 150 साल पहले ट्रेन्स वगैरह इन्वेंट हुई थी। अब तुषार ने और ज़्यादा सोचा और तुषार को एक चीज़ लगी कि यार अगर ट्रेन्स वगैरह सिर्फ 150 साल पहले इन्वेंट हुई थी, 150 साल पहले लोग किस तरीके से ट्रैवल किया करते थे। तुषार के मन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने लग गए। तुषार ने एक और चीज़ सोची, यार जब पहले जब ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी और ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था पैरों पे, इनसे पैदल लोग ट्रैवल किया करते थे, यार लोग कैसे किस तरीके से लाइफ जीते थे यार। तुषार के मन में यही क्वेश्चन आ रहे थे। तुषार सोच रहा था यार क्या लोग कभी ट्रैवल करते भी थे कि नहीं करते थे, या तो फिर जहाँ वो पैदा हुए थे वो पूरी ज़िंदगी वहीं काटते थे, ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं करते थे। ये सब क्वेश्चंस थे, तुषार कन्फ्यूजन में था। ठीक है, जब जैसे ही तुषार के अंकल ने ये बताया कि ट्रेन 150 साल पहले इन्वेंट हुई थी और उसी के कुछ सालों बाद बसेस भी इन्वेंट हुई। ठीक है, अब हम जाएंगे फर्स्ट फर्स्ट यू कैन से हेडिंग ऑफ द चैप्टर के ऊपर, दैट इज द अर्लीस्ट पीपल, वाई दे वर दे ऑन द ट्रेवल ऑन द मूव। पहली बात, पुराने जो लोग थे वो क्यों ट्रैवल करते थे और कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे, इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, इस सब हेडिंग के अंदर। ठीक है, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब इंडिया और यू कैन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब जब भी, पहले बात तो ना आपको इतना पता नहीं होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज़ करता हूँ, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये जो एरिया है इसको मैं कंबाइंड बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
पूरा जो एरिया है, और यू कैन से वेरी अखंड भारत सॉर्ट, अगर आपको पता हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अ वेरी यूनाइटेड इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कलेक्टिवली सारे एक साथ, ठीक है। जब भी कभी मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो यूज़ करूँ, जब भी कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले लोग कब आए थे, और यू कैन से कितने पुराने लोगों के बारे में हमें पता है। हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो के जो लोग थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा करते थे, उनके बारे में बातचीत करेंगे हम, ठीक है। अब पहले बता 2 मिलियन क्या होता है, आपको थोड़ा उतना आइडिया नहीं होगा वैसे, अब आप यूट्यूब किड्स हो, आपको 2 मिलियन का आइडिया होगा। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। 20 लाख ईयर्स अगो किस तरीके के इंसान रहा करते थे, हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उनकी क्या दिनचर्या थी, हम उसके बारे में जानेंगे। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में दो 20 लाख साल पहले किस तरह के लोग हुआ करते थे, ठीक है। टुडे वे डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। 20 लाख पहले इंडिया में जो लोग रहा करते थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। मैंने बता दिया हंटर गैदरर्स कौन होते हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अगैन आई मीन, ये जो हंटर गैदरर्स है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ बताती है कि जिस तरीके से एक मेथड, जिस तरीके से लोग अपना फूड कलेक्ट किया करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिशेस, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। कहने का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते थे, ये या तो फिर फिश एनिमल्स को हंट करते थे, या फिशेस को पकड़ते थे, या बर्ड्स को हंट करते थे, या फ्रूट्स वगैरह जंगलों से लाते थे, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती थी और प्लांट्स होती थी जिसकी वो रूट्स खाते थे, या नट्स, सीड्स, लीव्स, या कुछ ना कुछ जंगलों से ऐसा ऐसा सामान लेके आते थे। इवन एग्स वगैरह भी ये लोग कलेक्ट करते थे जंगलों से। ये किन लोगों की बात हो रही है, हंटर गैदरर्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। अभी हम सेटल्ड लोगों के ऊपर नहीं आए हैं, ठीक है। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो ये हंटर गैदरर्स थे, ये अलग अलग जगहों पे जाते थे, ये एक जगह नहीं रहते थे। हंटर गैदरर्स देवर ऑलवेज ऑन द मूव। ऑलवेज ऑन द मूव की क्या बात है, ये हमेशा कभी ना कभी ट्रैवल ही कर रहे होते थे, ठीक है। अब ये क्यों ट्रैवल करते थे, हंटर गैदरर्स को ऐसा क्या था ये जो 24 घंटे ट्रैवल ही कर रहे होते थे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा ना अपना इमेज को ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा, ईच ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। अब ये लोग क्यों ट्रैवल करते थे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे ईट अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। अब मान लो जैसे हंटर कैंजर्स लोग हैं, इंसान है, वो एक जगह पे है। अब उन्होंने अपने एरिया के जितने सारे पेड़ थे लगे हुए, उससे सारे फ्रूट्स निकाल दिए। अपने एरिया के अराउंड जितने भी सारे एनिमल्स, उन सबको भी मार दिया। अब ना एनिमल्स बचे ना फ्रूट्स बचे, अब ये खाएंगे क्या, अब इन्हें वापस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्यों, इन्होंने जो सारे ऑलरेडी जो जंगल में फ्रूट्स और एनिमल्स थे वो तो सारे खत्म कर दिया, उनको तो सबको एक्सप्लॉइट कर दिया और खा लिया, ठीक है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो नई जगह जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो ट्रैवल कर रहे थे। क्यों, पहले जो इतना सारा सामान था वो ऑलरेडी खा गए, ये सारे फ्रूट्स वगैरह एवरीथिंग। दे हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो हंटर्स है, गैदरर्स है, हंटर्स का क्या काम है भाई, जानवरों को मारना। अब भाई जानवर ही चले गए एक जगह से। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये इनके घर के अराउंड पहले बहुत सारी शीप्स हुआ करती थी। अब ये शीप्स ने जगह ही छोड़ दी। शीप्स ने बोले नहीं यार, नहीं यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है। शीप्स ट्रैवल करके कहीं और चलेगी। अब इन लोगों को भी तो जाना पड़ेगा शीप्स के पीछे। क्यों, अगर शीप्स नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या ये लोग, ठीक है, हंटर्स गैदर्स जो है, राइट। अब थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब देखो अलग अलग सीजन्स है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप हिमाचल साइड जाओगे, हिमाचल हिमाचल साइड्स में समर्स के टाइम पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, एप्पल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग पियर्स मिलेंगे एंड वॉट नॉट, अलग अलग फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप विंटर्स में आओगे हिमाचल, भाई हिमाचल में बर्फ़ होगी, भाई पेड़ पौधे कुछ वेजिटेशन नहीं बची होगी, एवरीथिंग वुड बी ड्राइड अप, ठीक है। तो हिमाचल में रहने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब मान लो कोई हंटर गैदरर्स है, वो मान लो समर्स में वो हिमाचल में रह रहे थे। अब जैसे ही विंटर आ गई, भाई विंटर में क्या हो गया, सारा खाना साफ़ हो गया, ठीक है। सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, देर आर नो फ्रूट्स, देर आर नो नथिंग। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, भाई खाना नहीं बचा सीज़न की वजह से, तो अब वो क्या करेंगे, ट्रैवल करके कहीं नई जगह जाएंगे जहाँ पे फ्रूट्स भी हो, खाना भी हो, ठीक है। दिस इज़ द काइंड ऑफ, यू कैन से, सीजन्स की वजह से लोग ट्रैवल किया करते थे पुराने टाइम में भी, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब देखो कई बार क्या होता था, जो लेक्स वगैरह होती थी, आई मीन कैसे बताऊँ मैं आपको, ठीक है। कई बार जैसे मान लो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक जगह पे थे, जहाँ पे बढ़िया लेक थी, और यू कैन से बढ़िया लेक था, और मतलब वेजिटेशन बढ़िया थी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कुछ एनिमल्स थे, एनिमल्स एक जगह पे रह रहे हैं, अब वहाँ पे उन्हें पानी भी मिल रहा है और सारा घास वगैरह भी मिल रहा है। अब मान लो वो सारा घास एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, जितना सारा ग्रास पर पड़ा था, और यू कैन से जितने सारा वाइल्ड घास पड़ा था उन्होंने खा लिया, ठीक है। अब वो एनिमल्स क्या करेंगे, वो वापस मूव कर जाएंगे। अब वही बात है प्लांट्स वगैरह की भी, भाई मान लो कोई रिवर जा रही है, अब रिवर सूख गई तो वो प्लांट्स भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये एक अलग अनदर रीज़न है जिस वजह से लोग ट्रैवल करते थे। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इस पॉइंट को। फोर्थ, पीपल
Plants and animals needed water to survive. Water is found in the lake streams, while many of the rivers and lake are perennial with the water throughout the year. Others are seasonal. वही बात है, seasonal rivers है. River ही सूख गई तो क्यों रहेगा कोई लोग वहाँ पे. People lived on these banks would have had to go in search of the water during the dry seasons. बस यही पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब लोग है, अब वो जो रिवर है जिसके साथ ही लोग रह रहे थे, अब वो गर्मियों में सूख गई. अब लोग क्या करेंगे? अब ऐसे तो नहीं है नहीं कि सूखी रिवर के पास रहेंगे. वो एक नई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे और ज़्यादा पानी हो, ताकि वो और प्लांट्स लगा पाएँ. और वैसे ही जानवर है, जानवर भी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा घास हो, पानी मिले उन्हें पीने के लिए. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ दिस वर्क्स. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें इन लोगों के बारे में किस तरीके से पता लगता है, हमारे पास क्या सोर्सेज है? अब देखो, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इंस्क्रिप्शंस थी. अब जो ये लोग हैं हंटर्स गैदरर्स, ये क्या करते हैं? ये जानवरों को मारते हैं और यू कैन से खाना कलेक्ट करते हैं जंगल से. अरे भाई, इन लोगों को तो खाना खाना नहीं आ रहा, इनको तो अभी कुछ उगाना नहीं आ रहा, तो ये लोग लिखेंगे तो कैसे ही? ठीक है. अब हम लोगों को कैसे पता लगता है कि इनकी कैसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी? अब आते हैं हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट्स. आर्कियोलॉजिस्ट कई चीज़ों को देखते हैं, जैसे हमने बताया पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस आर लाइक डिटेक्टिव्स. अभी हम सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट की बात करेंगे. आर्कियोलॉजिस्ट भी कई तरह के टूल्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे. कई सारी उन्हें ऐसी आइटम्स मिलेगी जो पुराने लोग खाया करते थे, कहाँ से, बहुत ज़्यादा, जैसे गड्ढों वगैरह में जाके. इन द सेंस कि जब वो एक्सकवेट करेंगे, एक्सकवेट का क्या मतलब, आपने देखा था ना आर्कियोलॉजिस्ट की फ़ोटो पिछले चैप्टर में, जिसमें वो पता नहीं कुछ गड्ढे से कुछ कर रहे थे, उसमें बना के कुछ यू कैन से ब्रश से कुछ साफ़ कर रहे थे, चीज़ें ढूंढ रहे थे. ठीक है. अब इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग चीज़ें मिलती है, जिसको यू से वो कलेक्ट करके वो गेस करते हैं कि यार इस चीज़ को इसलिए यूज़ किया जाता होगा, इस खाने को शायद ये लोग खाया करते होंगे. इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये पुराने लोग किस तरीके से रहा करते होंगे, इनकी लाइफ कैसी थी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. ठीक है. कई सारी चीज़ें जो ये हंटर गैदरर्स यूज़ किया करते होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गया वो. It is like that people made and used tools of stones, woods, and bones, of which stone tools have survived the best. आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ पता लगी कि जो ये पुराने लोग हुआ करते थे हंटर गैदरर्स, ये या तो फिर स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, या कुछ स्टोन टूल्स में वुड को लगा के इनसे यूज़ किया करते थे, या वो बोन्स के टूल्स यूज़ किया करते थे. और इनमें से आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, स्टोन के टूल्स आज तक सर्वाइव किए हैं. क्यों भाई? अब जो मान लो जो बोन है, बोन क्या है, बायोडिग्रेडेबल है भाई. मिट्टी के अंदर डालो, क्या पता उसे वो गल जाए और एक इनसे उसकी खाद बन जाए. ठीक है. तो वो तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी. क्यों? बोन इज़ अ बायोडिग्रेडेबल थिंग. ठीक है. वेयर एज जो आपकी स्टोन है, स्टोन तो कहीं नहीं जाएगा, स्टोन तो ऐसा कैसे ही रहेगा. ठीक है. अगेन, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू. अब देखो स्टोन टूल्स के क्या क्या काम थे, किस किस तरीके से स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था. ठीक है. स्टोन टूल्स का क्या यूज़ था? मीट को कट करना. भाई जानवर ला लिए जंगल से आपने, अब उसको कट भी तो करना है स्मॉल स्मॉल पीसेस में. ठीक है. एंड टू कट, ये तो चलो हो गया. स्क्रेप द बार्क. अब स्क्रेप द बार्क क्या, मान लो जो पेड़ है, पेड़ की जो छाल है, पेड़ की छाल, व्हाट इज़ पेड़ की छाल? ठीक है, सीधी सी बात है. जो पेड़ का जो बाहर वाली लेयर है उसे कहेंगे आप पेड़ की छाल. ठीक है. अब उसको आपने निकालना है, क्योंकि उसको भी यूज़ करते होगे हंटर्स और गैदरर्स किसी अलग तरीके से. अब आई मीन वो प्लेट की तरह यूज़ कर सकते हैं बार्क को. ठीक है. तो वो पेड़ की बार्क निकालने और पेड़ की छाल निकालने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे. हाइड्स, एनिमल स्किन. हाइड्स हाइड्स क्या होती है, पहली बात तो सुनो. हाइड्स इज़ नथिंग बट एनिमल की स्किन. जो जानवरों की खाल होती है उसे हाइड्स कहा जाता है. ठीक है. अब एनिमल में लगी है भाई खाल, अब उस खाल को, और यू कैन से उस हाइड को, एनिमल की जो हाइड है उसे आपने एनिमल से अलग करना, तो आप क्या करोगे? स्टोन टूल्स को यूज़ करोगे और उसकी स्किन को अलग करोगे उस एनिमल से. ठीक है. चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. देखो, अब आपके पास वुडन टूल्स है, उससे आप क्या करोगे? सब्जियां काटोगे, फ्रूट्स काटोगे. दैट्स इट. ओके. Some may have been attached to the handle of bone or wood to make spears and arrows for hunting. भाई कई बार क्या क्या होता था, कई बार जो ये स्टोन टूल्स है, इसको ये एक लकड़ी से अटैच कर देते थे. ठीक है. या तो फिर लकड़ी से अटैच कर देते थे, या किसी बोन के साथ अटैच कर देते थे. ये क्यों करते थे, कैसे तक करते थे, मैं आपको एग्जांपल दे. जैसे ये देख रहे हो आप, ये जो ये भाई साहब की टूल है, इसमें क्या है? एक लकड़ी है, लकड़ी के आगे जो ये पत्थर का स्टोन टूल है, इसे इन्होंने रस्सी से बांध दिया है. ठीक है. ये एक वेपन बन गया. अगैन, इसमें भी आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि भाई साहब का अगैन एक जो लकड़ी है, लकड़ी के आगे इन्होंने स्टोन टूल लगा दिया. अब इसे ये एक वेपन की तरह यूज़ करेंगे. जैसे ये देखो, मैडम है, मैडम के पास भी लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर कोई ना कोई स्टोन टूल लगा हुआ है. ठीक है. अब उस चीज़ की बात हुई थी आगे. ओके. हैंडल, ये हो गया हैंडल. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड. अब देखो, कई कुछ ऐसे भी स्टोन टूल्स होते थे जिसको यूज़ किया जाता था लकड़ी काटने के लिए. ठीक है. अब देखो, ऐसा तो है नहीं, अब इतना बड़ा पेड़, आप पेड़ को एक बार काट दोगे, वो पूरा पेड़ तो जलाने नहीं लगोगे. ठीक है. अब उस पेड़ को के भी आप छोटे छोटे पीसेस करोगे ताकि वो जलाने ईजी हो जाए. ठीक है.
वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड लकड़ी का एक और काम होता था, लकड़ी से घर भी बनाए जाते थे और टूल्स भी बनाए जाते थे, जैसे मैंने पीछे आपको टूल्स वगैरह दिखाए। ठीक है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, ये आपको गेस दिया है कि भाई आपने किस जगह पे आप रहना पसंद करोगे इन सब प्लेसेस में से। ठीक है। लुक एट द मैप टू बिलो, ये है मैप टू हमारा। ठीक है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। जहाँ पे भी ये रेड कलर के ट्रायंगल्स है, जैसे आप ये भीमबेटका देख पाए, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज माई दिस। ओके, जैसे आप देख पा रहे होगे ये भीमबेटका है, यहाँ पे भीमबेटका भी एक ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल से मार्क हुआ हुआ है। नीचे ये हुंसगी रेड ट्रायंगल से मार्क हुआ हुआ है। अगैन एक और साइट है जो रेड ट्रायंगल से मार्क की गई है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। ये जो ये सारी रेड ट्रायंगल्स वाली जगहें हैं, यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते होंगे। ठीक है। मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। और जो ये साइट्स है जैसे भीमबेटका, हुंसकी, आई मीन मेरी प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है और चेंज हो सकती है, ये हुंसकी वगैरह, यहाँ पे एक कॉमन चीज़ इन्हें मिली है, या तो फिर इसके सराउंडिंग में कहीं पे लेक थी या रिवर थी। ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको जो पिछले चैप्टर में बताई और इस चैप्टर में भी। ठीक है। As stone tools were important, people tried to find the places where good quality of stones was easily available. अब जो ये भीमबेटका वगैरह एरियाज़ है, अभी हम अगली फोटो में दिखाऊंगा मैं आपको भीमबेटका कैसा दिखता है। भीमबेटका और जितनी भी सारी ये साइट्स थी, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी कि यहाँ पे पत्थरों की खानें नज़दीक थी। व्हाट डू यू इवन मीन बाय पत्थर की खान? पत्थर की, यहाँ पे यू कैन से स्टोन टूल्स, एक ऐसी जगह, बहुत ज़्यादा पथरीली जगह जहाँ से आप इजीली अच्छी क्वालिटी का स्टोन ला सकते हो, और जिस स्टोन को आप आगे हंटिंग वगैरह के कामों में यूज़ करोगे। ठीक है। ओके, दिस इज़ द भीमबेटका। ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट ऑफ द केव को, दिस इज़ अ केव शेल्टर टाइप, यहाँ यू कैन से ये एक गुफा टाइप है जिसके अंदर ये हंटर गैदरर्स रहा करते होंगे। हमें इनके बारे में कैसे पता है? यहाँ पे बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिली, ये होती है केव पेंटिंग्स, इसके ऊपर अभी हम आएंगे। ठीक है। ये हमने भीमबेटका, मैंने आपको साइट दिखा दी, रेस्ट नथिंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ये देखो नर्मदा के नज़दीक थी, जैसे आप पीछे देख पा रहे होगे, जो नर्मदा रिवर है। पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया नर्मदा रिवर कौन सी, बट चलो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। नर्मदा रिवर के देखो ऊपर ही एक ट्रायंगल है, ये बहुत, जो भीमबेटका थी ये बिल्कुल नर्मदा रिवर के साथ थी ये साइड। ठीक है। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, देखो ये रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग का क्या मतलब? कुछ जो यू कैन से उस टाइम के लोग हुआ करते थे, जो यू कैन से 20 लाख पहले रहा करते थे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो उनकी गुफाएं होती थी, गुफाओं की दीवारों में कुछ ना कुछ पेंट करते थे। ठीक है। वो कुछ ना कुछ पेंट करते थे, वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो चीज़, उन्होंने देखी है यार पेंट पेंट में क्या दिखा रहे हैं वो। अब वो इन पेंटिंग्स को भी स्टडी करते थे, क्योंकि ये पेंटिंग्स बताती है उस टाइम के लोग क्या क्या किया करते थे। ठीक है। अब भाई जो उस टाइम का आदमी है वो वही चीज़ें बनाएगा जो वो करेगा। ठीक है। कोई ऐसी अनइमेजिनेबल कुछ अलग ही चीज़ तो नहीं बनाने वाला, कि वो हेलीकॉप्टर तो नहीं बनाएगा उस टाइम पे। ठीक है। वो यही बनाएगा कि भाई मेरे जो कुछ रिश्तेदार है वो हंटिंग कर रहे हैं, एंड ऑल। अब वही चीज़ें आज के आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि भाई उस टाइम कैसी कैसी ज़िंदगी हुआ करती होगी लोगों की। ठीक है। मैनी ऑफ दिस केव इन विच these people, early people lived, have paintings on the walls. Some of the best examples are the Madhya Pradesh and the southern Uttar Pradesh. These paintings show the wild animals drawn विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। बस वही बात है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह बता और हंटिंग के सीन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। साइट्स, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स क्या है? साइट्स कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली है। ठीक है। पुरानी पेंटिंग्स मिली है, पुराने पॉट्स वगैरह मिले हैं। ठीक है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। अब ये किन द्वारा यूज़ किए गए होते थे? वो जो 2 लाख, सॉरी 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, उनके द्वारा ये चीज़ें यूज़ की जाती होगी, उन्होंने ही ये चीज़ बनाई होगी। ठीक है। ये सारी जो इनसे पुरानी चीज़ें जहाँ मिली है उन्हें साइट्स कहा जाता है। ये वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बट अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो टीचर ये क्वेश्चन डाल भी सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी वन, अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वर फाउंड। सीधी सी बात है, साइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली थी, बस। ठीक है। ओके। बाकी डेफिनेशन है वो आप यहाँ से रट सकते हैं। ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द फायर। अब ये फायर के बारे में हमें कौन सी साइट्स से पता लगा है? वेट अ सेकेंड। ओके, एवरीथिंग गुड। फाइंड आउट अबाउट द फायर। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू। कुरनूल केव्स आई थिंक इसमें दी हुई नहीं है, ये वेट दिस इज कुरनूल केव्स। ठीक है। ये हुंसगी के नीचे ये कुरनूल केव्स है। कुरनूल केव्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। कुरनूल केव्स में कुछ नई चीज़ें मिली है। कुरनूल केव्स में क्या मिला है? ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड है। अब ये ऐश क्या होती है? राख। राख को ऐश कहा जाता है।
ठीक है। कुरनूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी राख मिली है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम की राख मिली है, अभी प्रेजेंट डे की नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप जाओगे और वहाँ आपको राख दिखेगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वो यू कैन से एक्सकवेट किया है, बहुत सारे गड्ढे बनाए हैं और उसमें देखा है, और यू कैन से उसमें ब्रशेज़ वगैरह को यूज़ करके बड़े प्रिसीजन से चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, तब जाके उन्हें पता लगा कि यार पुराने टाइम पे यहाँ राख में पुराने टाइम की यहाँ राख मिली है, इससे मतलब कि यहाँ पे लोग आग वगैरह का यूज़ किया करते होंगे, ठीक है। दिस सजेस्ट द पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। अब देखो ऐश मिल गई, ऐश का यही मतलब है कि जो उस टाइम के लोग हैं, उस टाइम के लोगों को पता होगा कि आग की चीज़ क्या होती थी, ठीक है, 20 लाख साल पहले के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज सोर्सेज ऑफ लाइट, रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, ठीक है। फायर के कई सारे यूज़ हुआ करते होंगे उस टाइम पे, या तो फिर फायर को लाइट के लिए यूज़ किया जाता होगा ताकि रात को वो देख सके, या फायर को वो मीट को कुक करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, और या तो फिर फायर को यूज़ किया जाता होगा जंगली जानवरों को डराने के लिए, भगाने के लिए, ठीक है। स्टोन एज। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक बहुत भारी भारी वर्ड्स आने वाले हैं हमारे पास, जैसे कि पैलियोलिथिक। एक सेकेंड, आपको दिख रही है ये चीज़? ओके, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ओके, स्टोन एज जो हमारी है वो भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारी स्टोन एज काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड, जैसे स्टोन एज के 3 मेन पार्ट्स है, जैसे कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पहले तो ये वर्ड्स याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, और बाकी इन डिटेल हम इन तीनों यू कैन से टर्म्स और इन तीनों फेजेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी जो हमारी स्टोन एज है, ठीक है, वो कौन सी है? दैट इज़ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज 20 लाख पहले से शुरू होती है। कब तक? 20 लाख पहले से लेके 12 साल पहले तक ये जो पैलियोलिथिक एज है ये चलती है, ठीक है। अब पैलियोलिथिक एज के अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे सबसे पहले आती है लोअर पैलियोलिथिक, फिर आती है मिडिल पैलियोलिथिक, उसके बाद आती है अपर पैलियोलिथिक। ये पूरी पैलियोलिथिक एज है। अब ये लोअर मिडिल अपर के बीच का डिफरेंशिएशन आपके पास क्लास 6 में तो नहीं है, तो चिल रहो। बाकी पैलियोलिथिक में क्या क्या चीज़ है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार टाइमलाइन ज़रूर याद रख लेना ये, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद आती है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक की जो एज है, जो ये 2000 साल है, इसे मीजोलिथिक कहा जाता है। मीजोलिथिक के भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर 10,000 साल के बाद से लेके जो भी टाइम पीरियड चल रहा है उसे आप नियोलिथिक के अंडर कंसिडर करते हो, ठीक है। पैलियोलिथिक सबसे पुराना और सबसे बड़ा। पहली बात तो ये याद रखना, जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक स्टोन एज सबसे बड़ी एज है इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानों के इतिहास में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो पैलियोलिथिक का ही है, आज की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीजोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक, ठीक है। ओके, अगेन पैलियोलिथिक कब से शुरू होती? 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक मीजोलिथिक चलती है, उसके बाद से लेके 10,000 के बाद से लेके नियोलिथिक चल रही है, ठीक है। ओके, पैलियोलिथिक की डिटेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, वेट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट जो पीरियड था ह्यूमन इतिहास का उसे पैलियोलिथिक कहा जाता है। अब मैं हिंदी इतनी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। जो ये पैलियो वर्ड है, जैसे मान लो पैलियोलिथिक दो उससे यू कैन से दो लैटिन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। पहला कौन सा है? पैलियो, दूसरा है लिथिक, ठीक है। पैलियो का क्या मीनिंग है? पैलियो का मीनिंग है ओल्ड। पैलियो मीन्स ओल्ड। लिथोस, लिथिक को लिथिक का डेरिवेशन लिथोस से है। अब लिथोस का क्या मतलब है? स्टोन, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पैलियोलिथिक में, ठीक है। सबसे पहली स्टोन एज और सबसे पुरानी स्टोन एज, और एक इनसे इंसानों का सबसे पुराना इतिहास, और इंसानों का सबसे पुराना जब इंसानों ने फर्स्ट टाइम स्टोन को यूज़ करना शुरू किया था वो पैलियोलिथिक के अंदर आता है, सबसे अर्लीस्ट फेज, ठीक है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। जो पैलियोलिथिक वर्ड ही है, ठीक है, इस पैलियोलिथिक वर्ड से ही हमें पता लगता है कि उस टाइम के लोगों में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती होगी इन लोगों के लिए, स्टोन्स वगैरह, ठीक है। स्टोन टूल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होगी उस टाइम पे, ठीक है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये वही बात है जो मैंने अभी पीछे बताई, पैलियोलिथिक 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक चलता है, ठीक है। और यू कैन से 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक चलता है पैलियोलिथिक, ठीक है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कहने का मतलब पूरे ह्यूमन हिस्ट्री, और यू कैन से पूरे इंसानों का जो पूरा इतिहास है उसमें से 99% तो पैलियोलिथिक में ही है, ठीक है। अब पैलियोलिथिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ओके,
हम मीज़ोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। 12,000 ईयर अगो से लेके 10,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है, और यू कैन सी जो ये 2000 साल है, इनमें क्या-क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये 2000 साल का जो टाइम पीरियड है, इसे हम मीज़ोलिथिक कहते हैं। कब से कब तक? 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, ठीक है? स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब मीज़ोलिथिक टाइम पीरियड में जो भी सारे स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता होगा, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? बहुत बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, माइक्रोलिथ्स। इवन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट द म्यूजियम इन चंडीगढ़, ठीक है? वहाँ पे ये सारे टूल्स अवेलेबल है। वैसे मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी नेशनल म्यूजियम, कोई भी तरह का म्यूजियम आपके अगर सराउंडिंग सिटी में हो, प्लीज़ उसे विजिट करो। हिस्ट्री म्यूजियम की बात हो रही है, ठीक है? हिस्टोरिकल किसी भी म्यूजियम में जाओ और वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेगी। वहाँ पे आपको ये मीज़ोलिथिक टूल्स भी मिलेंगे, पैलियोलिथिक टूल्स भी मिलेंगे, नियोलिथिक टूल्स भी मिलेंगे, ठीक है? ओके। Macroliths are were probably stuck on the handles of bones or wood to make tools such as saws and sickles. Saws and sickles, oh wait, मैंने ना आपके पास पिक्चर नहीं दी है, चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिकल्स वगैरह क्या होती है, जो वो नहीं होती है। अम, चलो रहने दो अभी एक सेकंड के लिए। मुझे पता नहीं है ना अब आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। जैसे मान लो सिकल होती है, वो आपने अब आपको वो भी नहीं, कंटेक्स्ट भी नहीं पता होगा। यूक्रेन, यूएसएसआर का फ्लैग पता है, उसमें सिकल टाइप होती है। वेट, इसमें वो भी नहीं है ना। वेट अ मिनट, चलो रहने दो। ठीक है, सिकल्स होती है जो आपको आपने आपने आपको पता होगा, जब भी कभी उसकी वीट को काटा जाता है, वो एक काइंड ऑफ सी शेप की एक टूल होता है जिससे आप काटते हो, जिसका एक वुडन हैंडल होता है, उसे सिकल कहा जाता है, ठीक है? आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड होता है, इस वजह से। सॉज एंड सिकल्स, बस इतना ही याद रख लो। एट द सेम टाइम द ओल्डर वराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड। अब देखो, नए नए टूल्स तो बन गए थे जिसमें आप लकड़ी वगैरह लगा रहे हो और इससे चीज़ों को, आई मीन यू कैन, जैसे सिकल्स वगैरह को यूज़ कर रहे हो, सॉ वगैरह को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? बट क्या हो रहा है कि जब जो पुराने टूल्स भी थे जो पैलियोलिथिक में यूज़ हुए जाते थे, उसे भी कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नए टूल्स के ऊपर शिफ्ट हो गए, पुराने सारे छोड़ दिए। पुराने टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं, साथ में कुछ नए टूल्स और इन्वेंट हुए हैं, ठीक है? ओके। अब बारी आती है नियोलिथिक की। नियोलिथिक की कुछ अलग, पहली बात तो नियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 साल पहले के बाद से जो भी टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, उसे आप नियोलिथिक कहते हैं, ठीक है? अब नियोलिथिक में क्या होता है? नियोलिथिक की एक बहुत जो यूनिक बात है कि नियोलिथिक पीरियड में एक सेटल्ड लाइफ लोगों ने जीनी स्टार्ट कर दी थी। लोग पहले हंटर्स गैदरर्स थे, बहुत ज़्यादा मतलब हंटिंग गैदरिंग करते थे, बट जैसे ही नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, लोगों ने चीज़ें उगानी शुरू की, और चीज़ें उगानी शुरू की एंड लोगों ने चीज़ें उगानी शुरू की, और लोगों लोगों ने एक सेटल लाइफ में एक सेटल लाइफ जीनी स्टार्ट की। पहले लोग हंटर गैदरर्स थे, लोग बार-बार कहीं ना ट्रैवल करते रहते थे। क्यों? या तो फिर जानवरों को ढूँढने के लिए, या तो फिर फ्रूट्स वगैरह ढूँढने के लिए। अब लोगों ने क्या डिसाइड किया? लोगों ने अपना खेत में चीज़ें उगाई और मज़े से लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? पीपल लर्न टू कल्टिवेट प्लांट्स। लोगों ने, यू कैन से, फार्म्स वगैरह में, और यू कैन से लोगों ने चीज़ें उगानी स्टार्ट कर दी। कल्टिवेट प्लांट से क्या मतलब है? लोगों ने वीट वगैरह, गेहूँ वगैरह उगाना शुरू कर दिया, राइस वगैरह उगाना शुरू कर दिया। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, ठीक है? फॉर फूड रादर देन रिलाई सोली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों ने, जैसे मान लो ये भाई साहब है, इन भाई साहब ने शीप्स वगैरह पालनी शुरू कर दी। ये शीप्स क्यों पाल रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लोगों ने शीप्स वगैरह भी पालनी शुरू कर दी, जानवर पालने शुरू कर दिए, ठीक है? यस। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 12,000 साल पहले की बात है, ठीक है? जब मीज़ोलिथिक, मैं आपको कैसे बताऊँ? जब ये मीज़ोलिथिक पीरियड नहीं था, वेट अ सेकंड, मीज़ोलिथिक पीरियड के जो ये पैलियोलिथिक वाला पीरियड था, इसमें जो पूरा अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, ठीक है? यू कैन से एक आइस एज टाइप का एक सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हो। जो पैलियोलिथिक है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पैलियोलिथिक में बहुत ठंड है, और जो ये मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई थी। गर्मी का मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी, मतलब अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होना शुरू हो गया था मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, वेयरएज़ पैलियोलिथिक बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठीक है? ओके। हाँ, अब क्या होता है, जैसे ही नियोलिथिक शुरू होता है और नियोलिथिक पीरियड जैसे ही, और यू कैन से मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक जैसे ही शुरू होने लग जाते हैं, तब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? 12,000 ईयर्स अगो देयर वाज़ अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, विद अ शिफ्ट फ्रॉम रिलेटिवली वार्मर कंडीशंस। अब देखो क्या होता है, अर्थ गर्म होने लग जाती है, थोड़ा एक गर्मी वाला एक अच्छा टेम्परेचर आने लग जाता है। अब जैसे ही गर्मी बढ़ती है, एक अच्छा टेम्परेचर आने लगता है, घास वगैरह उगने लग जाता है, ग्रीनरी हरे भरे फैल जाती है। भाई ठंड में तो सब चीज़ें सूख जाती है, आपको भी पता है, ठीक है? विंटर्स में कैसा होता है? एवरीथिंग स्टार्ट्स ड्राइंग अप। वेराज जब जैसी गर्मी पड़नी शुरू होती है, स्प्रिंग आता है, ठीक है?
तो क्या होता है, सब कुछ हरा-भरा हो जाता है, ठीक है? वही चीज़ होने लग गई थी यहाँ पे, ठीक है? दिस इज़ इन टर्न लेड टू द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप्स, गोट्स, शीप्स। अब देखो, बढ़िया घास वगैरह उगने लग गई, सारे जंगलों वगैरह में हरे-भरे हर जगह ग्रीनरी फैल गई। अब इससे क्या होगा, जो भी सारे शीप्स हो गए, एंटीलोप्स क्या होती है? एंटीलोप्स भी आप ऐसे ही सोच लो कि जो डियर नहीं होता, और यू कैन से डियर, पता है ना वो क्या होता है, ठीक है? डियर की तरह एक वैरायटी होती है, बहुत लेमैन बता रहा हूँ मैं, ठीक है? डियर की तरह ये काइंड ऑफ जानवर होता है, उसको आप एंटीलोप्स कहते हैं, ठीक है? गोट, शीप्स, कैटल का क्या मतलब है? गाय वगैरह अरे परे प्रेजेंट होनी शुरू होगी, यू कैन से गाय वगैरह की यू कैन से जितने भी सारे जानवर थे उनकी जो क्वांटिटीज़ है वो बढ़ने लगी, ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लग गए जानवर, क्यों? एक बहुत अच्छा खाने का सोर्स मिल गया, बढ़िया टेम्परेचर हो गया, इस वजह से, ठीक है? दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलो देम, those who hunted these animals now followed them, learning about the food habits and the breeding seasons. अब जो लोग थे, जो इन जानवरों को हंट किया करते थे, वो इनको स्टडी करने लग गए। वो जानने लग गए कि यार ये कैसे इतने ज़्यादा जानवर बढ़ गए। अब वो जानवरों को स्टडी करे, उससे उनको पता लग रहा है कि ये लोग कहाँ-कहाँ रहते हैं, ठीक है? अब उन्हें ये चीज़ पता लगने लगी कि ये जानवर क्या-क्या खाते हैं। और इन्हें एक और चीज़ पता लगने लगी कि ये कब-कब इनके ब्रीडिंग सीज़न्स होते हैं। ब्रीडिंग सीज़न्स कहने का मतलब कब-कब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कब-कब इनके बच्चे होते हैं, ठीक है? ये पैटर्न को जब ये स्टडी करने लग गए, इनको ये चीज़ पता लगी, यार हम इनको पालते क्यों नहीं इन जानवरों को, ठीक है? इन जानवरों को हम लोग डोमेस्टिकेट क्यों नहीं करते? डोमेस्टिकेट का क्या मतलब है? पालना, ठीक है? जैसे भाई साहब ने पाल रखे इतने सारे शीप्स, ठीक है? It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals. अब जो ये सारी चीज़ें जब इन लोगों ने यू कैन से उतने पुराने इंसानों ने जब ये चीज़ें स्टडी की जानवरों के बारे में, तब उन्होंने खुद उनके मन में ही ख्याल आया कि यार हम इन्हें पालना क्यों नहीं शुरू कर देते। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है इस पॉइंट में भी। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, साथ में फिशिंग भी ये लोग करने लग गए, ठीक है? फिशिंग में भी इनका इंटरेस्ट आने लग गया, ठीक है? एनवायरनमेंट अच्छा हो गया भाई, नदियों का टेम्परेचर एक फेवरेबल टेम्परेचर होने लग गया, तो फिशेज़ की अमाउंट भी बढ़ जाएगा नदियों में, अब वो वापस फिशिंग करेंगे, ठीक है? द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब जो फार्मिंग है, किसान वाली जो लाइफ है वो शुरू होने लग गई, ठीक है? कितनी स्लाइड्स बची अभी? ओके, ओके। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. ये एक ऐसा टाइम था जब पहली बात मेरे को एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे तो आपको पता है वीट क्या होता है, राइस क्या होता है। जब सबसे पहले इंसान हुआ करते थे, उन्हें कैसे पता लगेगा यार वीट क्या है, राइस क्या है? ये पौधे कैसे, किसने दिए इन लोगों को, ठीक है? आई मीन इंसानों को कैसे कैसे मिले फर्स्ट टाइम पौधे? ये पहले जंगली पौधे हुआ करते थे, ठीक है? जैसे आपको घास वगैरह मिलता है ना, अरे परे जंगलों में आप देखोगे इतना लंबा लंबा घास उगा होता है, उसी तरीके से पहले भी वीट भी कहीं जंगलों में ही उगा होता था, और उसी तरीके से राइस भी कहीं जंगलों में उगा होता था। अब इंसानों को पता लगा यार इस चीज़ को खा सकता है, इस चीज़ को खाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? जो ये सीड है, इसे खाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं उसको, वो जो स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ क्रॉप है जिसको वो देख के लग रहा है यार ये खा सकते हैं इस चीज़ को, उसे वो कट करके लाते हैं और वो उगाना शुरू कर देते हैं। अब यही जो सेम जो मैंने आपको केस स्टडी बताई, ये राइस और वीट के केस में हुई थी। लोगों को पता लगा, जंगलों में जाते थे, पहले कलेक्ट करते थे, फिर लोगों को लगा यार ये चीज़ तो अच्छी है, इसे हम खुद उगाना ट्राई करते हैं, उगा के ट्राई करते हैं, और उन्होंने ट्राई किया और वो उग भी गए। और इस तरीके से लोगों को वीट, बार्ले और राइस वगैरह के बारे में पता लगा, ठीक है? पहले ये जो तीनों चीज़ें हैं, वीट, बार्ले और राइस, ये जंगलों में ऐसे ही अरे परे उगे होते थे। अब लोगों ने उन्हें पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया और लाया और घर में खुद उगाना शुरू किया, ठीक है? मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो जितने भी सारे लोग थे उस टाइम के, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, वो जंगलों में जाते थे, पहले इन्हें कलेक्ट करते थे। जब वो कलेक्ट करते थे, फिर उन्होंने ये भी चीज़ सीखी कि यार ये कैसे उगाएंगे इन्हें, और ये कब जाके ये हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट के लिए कब ये रेडी हो जाएंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है? दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। जब वो जंगलों से चीज़ें लाते थे, जंगलों में इन चीज़ों को देखते थे, और इन्हें पता था कि ये घर में उगाई जा सकती है, इन चीज़ों के बारे में जब इन्होंने सीखा, तो इन्होंने सोचा कि अब तो हम घर पे ही उगाएंगे, ट्राई करते हैं, ठीक है? तब उन्होंने खुद ये चीज़ें उगानी शुरू की, ठीक है? इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। इस तरीके से लोग फार्मर्स बने। जंगलों में सीड ऐसे ही पड़े हुए थे, इन द सेंस ऐसे ही जंगली पौधे थे, उनके बीज थे, घर लाए, सोचा क्या उगा के ट्राई करते हैं, उगाया और सही में लग गए, और इस तरीके से लोग फार्मर बन गए, ठीक है? द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ये स्टार्टिंग थी फार्मिंग और हर्डिंग की। फार्मिंग तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब देखो पिछली भी यही सब हेडिंग थी, पिछले सब हेडिंग के अंदर हमने फार्मिंग के बारे में बात की। अब यहाँ पे हम हर्डिंग की बात करेंगे। हर्डिंग का क्या मतलब होता है? काइंड ऑफ चरवाहे टाइप लोग, ठीक है, जो अपने जो जानवर पाले होते हैं उसे चराने जाते हैं, ठीक है? People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब लोगों ने जानवरों को पालना और जानवरों को टेम करना भी स्टार्ट किया। टेम का क्या मतलब है?
यू कैन से पालना ही कह लो आप, ठीक है? जानवरों को पालना सीख गए इंसान, किस तरीके से सीखे? अब मान लो कोई एक यू कैन से एक आदमी है, उसका जो स्टोन का बना हुआ घर है, ठीक है? जैसे केव है भाई, ठीक है? केव में रहते थे पुराने टाइम के अर्ली मैन, ठीक है? वो अर्ली मैन क्या है, केव में रह रहे, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे, पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खाना छोड़ दिया अपने घर के बाहर। खाना छोड़ दिया घर के बाहर, वहाँ पे जंगली जानवर आने लग गए। जंगली जानवर इन द सेंस शीप्स वगैरह आने लग गई, ठीक है? गाय वगैरह आने लग गई, उन्होंने उनका खाना खा लिया, ठीक है? उन्होंने उनका खाना खा लिया, लोगों ने सोचा यार ये तो बढ़िया है, जहाँ पे हम खाना रखेंगे वहाँ ये लोग आ जाते हैं। क्यों ना हम इनको इसी यू कैन से इसी ट्रैप में फँसा के पालना शुरू कर लें, ठीक है? पालेंगे, फिर इनको ऐसे ही खाना डालेंगे, ये ऐसे ही हमारे पास रहेंगे, जिएँगे हमारे साथ, लेकिन से हमारे एक ह्यूमन के फ्रेंड बन जाएँगे। सबसे पहला एनिमल जो इंसानों ने टेम किया था वो डॉग था, ठीक है? द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज़ द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। आई मीन टिपिकल आज का जैसा डॉग नहीं था। आई मीन उस टाइम एक अलग स्पीशीज़ होती थी डॉग की, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है? सबसे पहला एनिमल जो टेम किया था इंसानों ने वो डॉग था। डॉग को भी इसी तरीके से क्या होगा भाई, उनके शेल्टर के पास आके उस वो बेचारा डॉग खा रहा होगा, मीट खा रहा होगा उनका, जो आई मीन जो मीट उन्होंने हंट करके लाया था उसे खा रहे होगे। फिर लोगों ने सोचा यार इस डॉग को तो पालते हैं, इन द सेंस देख लिया होगा कि यार बढ़िया प्यारा डॉग है, खा भी रहा है, बट चलो चलो अच्छा लग रहा है, आई मीन क्यूट सा लग रहा है, तो इसे हम पालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? Later people encourage the animals that they rarely that relatively gentle to come near the camps। अब कहने का मतलब बताऊंगा, जो जेंटल और बहुत ज़्यादा सोबर एनिमल्स थे, ठीक है? उनको लोगों ने पालना शुरू कर दिया। जेंटल एनिमल्स का क्या मतलब है? वेट अ सेकेंड, एक मिनट। सो दे आर द जेंटल एनिमल्स। देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शीप है और एक गोट है, और ये पिग है, एंड दिस इज़ काऊ, ठीक है? कैटल, कैटल और काऊ एक ही चीज़ होती है आपके लिए, ठीक है? ये सोच सकते हो आप। तो जो ये 4 एनिमल्स थे, जेंटल थे, बड़े स्वीट थे, मतलब ऐसे में अटैक वटैक नहीं करते थे, बढ़िया प्यारे एनिमल्स थे। लोगों ने इनको टेम करना शुरू कर दिया, इनसे पालना शुरू कर दिया, ठीक है? पालेंगे, इनके क्या-क्या करेंगे पालने के बाद, ठीक है? ये फूड है भाई, पहली बात तो गोट को काट के खा सकते हैं, ये अगेन वो है इनके लिए फूड बन जाएगा। सेम विद गोट, शीप सेम हो जाएगा, पिग को भी ये काट के खा सकते हैं, अगेन ये भी एक फूड का सोर्स है। गाय है, गाय का ये मिल्क यूज़ कर सकता है, तो गाय को भी टेम करके फ़ायदा है, ठीक है? ओके। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक्स बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स। मान लो ये सारे एक फार्मर है भाई, उसने ये चारों एनिमल्स पाल रखे हैं, अब वो प्रोटेक्ट भी तो करोगे। मान लो किस दिन शेर आ गया रात को, जैसे ये है भाई सब कयोटीज़ हैं, जो ये लेपर्ड है, ये रात को आ गया और इनकी सारी गाय वगैरह खा ली, तो भाई बेचारा फार्मर क्या कर, बेचारा फार्मर उदास हो जाएगा, वो सोचेगा भाई ये तो मेरा फूड था, ये तू क्यों खा गया, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे, ये जो इंसान थे उस टाइम के, वो इन लोगों को बचाते भी थे वाइल्ड एनिमल से, ठीक है? दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। इस तरीके से इंसान हर्डर्स बने, चरवाहे बने, ठीक है? अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीके की ज़िंदगी, ठीक है? इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब आप कोई भी बीज डालोगे ज़मीन में, मिट्टी में, तो उसे टाइम लगेगा उगने में, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन ही उग जाएगा, ठीक है? दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन केस सम ईयर्स टू। अब ऐसा होता है ना, अब किसी भी बीज को आप ज़मीन में डालोगे, कई तो अगले दिन ही उग सकता है, ठीक है? अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं भाई, ठीक है? कईयों को हफ्ते लगेंगे उगने में, कईयों को बहुत सारे दिन लगेंगे, कईयों को महीने लगेंगे, और कुछ ऐसे भी बीज हो सकते हैं जिनको साल लग जाए उगने में, ठीक है? अब आप बीज डालोगे, अब बीज डालने का क्या मतलब है, अब आपको वेट करना पड़ेगा महीने साल तक, ठीक है? अब महीने साल तक वेट करने का क्या मतलब है, आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा। एक ही जगह रहने का क्या मतलब है, आप एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो। पहले तो हर्डर्स थे, नहीं पहले तो वो थे, हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का क्या काम था, हमेशा घूम ही रहे, मैंने आपको बताया नहीं, हमेशा घूम ही रहे, ठीक है? क्यों? उनका कभी खाना खत्म हो रहा है, कभी जानवर खत्म हो रहे हैं, ये सब कुछ चला हुआ था। अब आपने बीज डाल दिया है, अब बीज वगैरह आपको मिल गया है, अब बीज डाल दिया, अब आपने उगाने के लिए रखा है, अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो पक नहीं जाता और एक से राइपन नहीं हो जाता, ठीक है? ओके, ठीक है, ये हो गया। व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे द वाइल्ड एनिमल्स टिल द ग्रेन राइपन। अब कहने का मतलब है लोगों को उसी जगह पे रहना पड़ता था। अब मान लो बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद जो जंगली पौधे वगैरह उगेंगे उसे भी तो निकालना पड़ेगा, जो वीड्स होते हैं उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है? और साथ में जो पानी वगैरह देना पड़ेगा, जो बीज डाले हैं उसमें पानी वगैरह भी डालना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब जो फिर ग्रेन है आपके पास हार्वेस्ट हो गया, अब उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े सोफिस्टिकेशन के साथ। ऐसे नहीं कि अरे अरे परे आप पानी के बीच फेंक फेंक दोगे जो भी आपने हार्वेस्ट है आपका इस साल का, उसे भी तो आपको अच्छे से स्टोर वगैरह करना पड़ेगा। अब चलो, अभी तो इतनी बात हुई है, अभी हम स्टोर की बात भी करेंगे, ठीक है? स्टोर्ड फॉर बोथ द फूड्स एंड सीड्स। देखो, खाना आपके पास हार्वेस्ट हो गया, आपने अपने खेत में, जैसे मान लो पूरा खेत है, इसमें चीज़ें उगाई हुई थी, अब ये सारी उग चुकी है,
अब इसका हार्वेस्ट हो गया है, ठीक है? आपके पास राइस रेडी हो गया है। अब उस राइस को आप स्टोर भी तो करो, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में आप सारा राइस खा जाओगे। अब उस राइस को अगली पूरी साल के लिए स्टोर करना पड़ेगा किसी अच्छी जगह पे, ठीक है? प्लस कुछ राइस को अगले साल की बीज के लिए भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. कई जगहों पे क्या हुआ, लोगों ने जो क्ले पॉट्स थे, यू कैन से जो मटके थे, मटके के अंदर राइस वगैरह स्टोर करना शुरू कर दिया, या कईयों ने बास्केट्स बनाई अपने हाथ से, यू कैन से वो यू कैन वीविंग करने के बाद बास्केट्स बनाई होती नहीं है एक वो, यू कैन से वोवंड बास्केट का मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, आई मीन जो बैम्बू वगैरह की बास्केट्स नहीं बनाते हैं लोग किसी तरीके से, ठीक है? वुमेन वगैरह वीव करके उस बास्केट को रेडी करती है, उसमें लोग स्टोर करने स्टार्ट कर दिया लोगों ने स्टोर करना अपना राशन वगैरह, ठीक है? डग पिट्स, ज़मीन में गड्ढे बना दिए और उसके अंदर चीज़ें स्टोर करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। पहली बात तो एनिमल रिप्रोड्यूस नेचुरली करते हैं, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। जब एनिमल्स का अच्छे से ध्यान दिया जाए तो वो मिल्क भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, मिल्क एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है? एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। अब एनिमल्स आपको मीट भी तो देंगे भाई, मार दो उस एनिमल को, आपको मीट मिल जाएगा उस एनिमल का, ठीक है? इन अदर वर्ड्स एनिमल हैड अ एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। कहने का मतलब क्या है, एनिमल एक फूड भी है, ठीक है? एनिमल फूड भी है, क्या मतलब, पहली बात तो मिल्क मिल रहा है, दूसरी बात उस एनिमल को ही मार दो वो फूड बन जाएगा। अब उस टाइम पे फ्रिज वगैरह थोड़ी होते थे यार। अब मान लो आपके पास एनिमल है, आप उसको कट कर दोगे, ठीक है? आपने उस एनिमल को मार दिया, अब उसे आपको एक दिन में ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन के लिए तो वो एनिमल ख़राब हो जाएगा, इन द सेंस कि वो आई मीन ख़राब हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो स्टेल हो जाएगा, सड़ जाएगा वो, ठीक है? तो आप उस एनिमल को नहीं इतना सस्टेन कर सकते, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है? एक बारी में थोड़ी सारे एनिमल्स काट दोगे, तो आप एनिमल्स को रखे रखोगे भाई, जिसको जब खाना है तो उसको तभी कट करेंगे और तभी खा जाएंगे, ठीक है? आई मीन देखो, मेरी ना जो वर्ड्स है वो थोड़े ऐसे ब्रूटल और वायलेंट साउंड कर रहे होगे, बट आपको समझना पड़ेगा उस टाइम के लोगों के बारे में, तो आपको ये ब्रूटल वर्ड्स को सुनने की थोड़ी आदत बना लेनी चाहिए, मैं तो कहूँ, ठीक है? क्योंकि उस टाइम के लोग इसी तरीके से रहा करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है? यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स। ये देखो ब्लू स्क्वेयर्स आप देख पा रहे हो? एक्सक्यूज मी। बुरजा होम हो गया, जैसे ये मेहरगढ़ हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। हाँ, जैसे ये चिरंड हो गया, और यू हैव दिस हैलू, हेलूर हो गया एक जगह है। अब ये सारी जगह आप देख लो, पहली बात तो स्क्वेयर्स देख लो, ठीक है? इस स्क्वेयर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे जो अर्लीस्ट फार्मर और हर्डर्स है वो रहा करते होंगे, ठीक है? ईच मार्क्स अ साइट विद एन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ द अर्ली फार्मर्स। जो ये सारे स्क्वेयर्स है, ये क्या चीज़ शो करते हैं? ये चीज़ शो करते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले फार्मर्स रहा करते होंगे। ये हमें कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, ठीक है? दीज आर फाउंड ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट। ये स्क्वेयर्स पूरे के पूरे इंडिया में ऐसे ऐसे स्क्वेयर्स मिलते हैं हमें, ठीक है? सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया देखो, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में जो बुरजा होम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कश्मीर में है, और बाकी सारी जो साइट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हलूर वगैरह, पीएम पल्ली अनदर एक इंपॉर्टेंट साइट है साउथ की, ठीक है? To find out whether these sites are settlements or settlements of farmers and herders, scientists study the evidences of the plants and animal bones. अब देखो, जब साइंटिस्ट को पता करना है कि ये सही में साइट्स फार्मर और हर्डर्स के द्वारा यूज़ की जाती थी कि नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कई सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। कहने का मतलब साइंटिस्ट बोन्स वगैरह स्टडी करते हैं। मान लो आप जैसे मान लो ये साइट्स है, बुरजा होम है, बुरजा होम के साइंटिस्ट क्या करेंगे, पहली बात तो पुरानी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, उसको स्टडी करेंगे। फिर वो काइंड ऑफ डेट निकालेंगे कि यार ये कब की हड्डी है, ठीक है? वो टाइम पीरियड जानेंगे उसका। देखो आज के टाइम पे इतने सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम किसी भी बोन या किसी भी लकड़ी के जो बहुत पुराना पीस है उसका एग्जामिन करके हम पता कर सकते हैं कि ये किस साल का ये मटेरियल है, ठीक है? किस साल की ये बोन है, ठीक है? साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड so were known that a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. देखो एक और चीज़ है, पहली बात ना, यहाँ पे रहते, ठीक है? वन ऑफ द एक्साइटिंग, देखो बर्न्ड ग्रेन्स, पहले बात तो मैंने बोन्स के बारे में आपको बता दिया। अब दूसरा क्या है, बर्न्ड ग्रेन्स। अब मान लो कुछ दाल वगैरह होगी या कुछ व्हीट वगैरह होगा जो जल गया था, अब किस वजह से जला था हमें नहीं पता, या वो जानबूझ के जला था या गलती से जल गया था। जो हमें इस तरीके का जो यू कैन से ग्रेन्स मिलते हैं जो बर्न्ट है, जो जले हुए हैं, चार्ड ग्रेन्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है? जैसे ही वो मिलता है, अब उन ग्रेन्स को हम साइंटिस्ट को देते हैं। जैसे हमने साइंटिस्ट को ग्रेन्स दे दिया, अब वो साइंटिस्ट अपनी लेबॉर्ट्रीज में जाके पता लगाएंगे कि ये किस साल का ग्रेन है। अब उन्हें पता लग जाएगा। अब मान लो हमें पता लग गया कि ये 20 साल, वेट सेकेंड, जब हमें पता लग गया
कि जो टाइम पीरियड है हाँ, जस्ट जब हमें पता लग गया जो ये ग्रेन है, जो ये जला हुआ ग्रेन है, ये 12,000 साल पुराना है, ठीक है? जब हमें पता लग गया ये ग्रेन 12,000 साल पुराना है, तो हम ये चीज़ कि इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि उस टाइम के लोग ग्रेन्स खाया करते होंगे, ठीक है? किस तरह के ग्रेन्स, अब जिस जिस भी वैरायटी का वो जला हुआ चीज़ होगी, जिस भी यू कैन से जिस भी मटेरियल की वो जली हुई चीज़ होगी, हमें पता लग जाएगा कि उस मटेरियल को उस टाइम पे कंज़्यूम किया जाता था, ठीक है? Scientists can identify these grains and so the number of the crops. अब देखो, अब मान लो एक जगह है, जैसे मान लो ये बुरज़ाहोम है, यहाँ पे वीट का जला हुआ वीट भी मिला, जला हुआ राइस भी मिला, जली हुई बारले भी मिली। इससे क्या पता लगता है साइंटिस्ट को कि भाई देखो 3 टाइप के क्रॉप उस टाइम उगाया करते होंगे लोग और उसे ही खाया करते होंगे, ठीक है? ओके। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वही बात है, ये साइंटिस्ट के पास जिस तरीके से आपने जले हुई ग्रेन्स दे दी, उसी तरीके से हड्डियाँ भी दे दो जानवरों की, वो उसको भी देख के पता लगा देंगे, उसको भी लेबॉरेटरीज में ले जाके पता लगा देंगे कि ये किस साल की वो बोन है और इस बोन को क्या वो लोग यूज़ करते थे कि नहीं यूज़ करते थे एंड ऑल, ठीक है? टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अब हम बुरज़ा होम, एक जो जगह है जो कश्मीर में, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया है, जो बुरज़ा होम है, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। कई जो साइट्स है बुरज़ा होम की, वहाँ पे अलग अलग तरह के घरों की अलग अलग तरह के घर मिले, ठीक है? किस तरह के घर थे अब हम आगे पढ़ेंगे। फॉर इंस्टेंस बुरज़ा होम इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। पिट हाउसेस का क्या मतलब है? आपने यूट्यूब में वो वीडियो देखी है, लोग वो गड्ढा बनाते हैं, आई मीन वो कुछ एक दो ट्राइबल टाइप लोग होते हैं, वो गड्ढा जैसा बनाते हैं, फिर वहाँ पे खूब आई मीन रहने के लिए अंदर कमरे बना देते हैं ज़मीन के नीचे, और वहीं पे स्विमिंग पूल टाइप बना देते हैं, स्टेज टाइप बना देते हैं। जो उस टाइप के घर है, उसे क्या कहा जाता था? उसे पिट हाउसेस कहा जाता था। जैसे गड्ढा बना दिया, इसके नीचे पूरा घर बना दिया इंसानों ने, ठीक है? वो क्या कहलाता है? वो पिट हाउस कहलाता है। बुरज़ा होम में ऐसे पिट हाउसेस बहुत सारे मिले। अब दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब देखो कश्मीर आपको पता है ठंडा एरिया है। अब ठंडे एरिया में जब ऐसे घर बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है भाई, ये बढ़िया प्रोटेक्शन देते होगे ठंड में, ये गर्म रहा करते होगे ज़मीन के अंदर, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाइंड द कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। लोगों को क्या मिला है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया है इन घरों को, जो ये पिट हाउसेज है, आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिला है, यू कैन से फायर प्लेसेस मिली है। कहाँ मिली है? इन गड्ढों के अंदर भी एक फायर प्लेस मिली है और इन गड्ढों के बाहर भी एक फायर प्लेस मिली है। अब अंदर और बाहर फायर प्लेस होने का क्या मतलब है? लोग कभी कभी बाहर भी खाना बनाते थे और अंदर भी खाना बनाते थे, ज़रूरत के हिसाब से। देखो ठंड है, बर्फ़ पड़ी है बाहर, तो आप अंदर खाना बनाओगे, ठीक है? समर के टाइम में तो आप खाना बाहर बनाओगे, एग्जैक्टली, ठीक है? ये चीज़ होगी। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। अब जो स्टोन टूल्स है, जैसे आप देख पा रहे हो, इस लकड़ी में पत्थर लगा रखा है, ये क्या है? हमारा एक स्टोन टूल है, ठीक है? स्टोन टूल भी बहुत सारे मिले थे बुरज़ा होम वाले एरिया में। Many of these are different from the Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic tools। कहने का मतलब बताऊँ क्या है? जो स्टोन टूल्स वहाँ पे मिले हैं बुरज़ा होम में, वो बहुत अलग है पैलियोलिथिक टूल्स से, ठीक है? पैलियोलिथिक टूल्स कैसे थे? वो बड़े ही मतलब बचकाने से टूल्स थे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहली बार इंसानों ने टूल्स बनाने शुरू किए थे। तो ये टूल्स बहुत ज़्यादा ऐसे थे, ईज़ी टूल्स थे, या सिर्फ एक पत्थर था जो बड़ी बुरी तरीके से शार्प किया हुआ था, अच्छे से नहीं किया कर रखा था। वेराज़ जो न्यूलिथिक टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप थे, ठीक है? जैसे आप देख पा रहे हो, अच्छे से बांध रखा है लकड़ी के पीस में और अच्छे से शार्प है, अच्छी सी एक शेप में है। वेराज़ जो पैलियोलिथिक टूल्स है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते थे, ठीक है? अगेन देयर इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिवन द फाइन कटिंग एज। कहने का मतलब है कि जैसे ये टूल्स है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं, ठीक है? अब एक और चीज़ हमें मिलती है बुरज़ा होम में, जो होता है कि मोटार्स एंड पेस्टल्स। ये मोटार्स और पेस्टल्स क्या है? जो ये होता है ना, जिससे आप मसाले पीसते हो, ये चीज़ मुझे नहीं पता आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट जो ऑफिशियल वर्ड है हमारी बुक में दिया, मोटार्स एंड पिस्टल। पिस्टल ये चीज़ होती है, मोटार इज़ दिस थिंग जो कॉली टाइप है, ठीक है? कटोरी टाइप है। अब इसे क्या कहते हैं? मोटार और पिस्टल्स। ये भी हमें बुरज़ा होम में मिले। अब ये मोटर पिस्टल बोरज़ा होम में मिल रहे हैं, हमें एक और चीज़ पता लगी है, उस टाइम भी लोग कुछ ना कुछ ग्राइंड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, आई मीन ग्रेन्स वगैरह या किसी प्लांट वगैरह को ग्राइंड करने के लिए लोग इस चीज़ को यूज़ किया करते होंगे, ठीक है? एट द सेम टाइम द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो यूज इन द बोन। कहने का मतलब यही है, जो पैलियोलिथिक जो सबसे पुराने बेसिक टूल्स थे वो भी आज के टाइम पे यूज़ हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही बंद हो चुके थे, वो आज भी बन भी रहे थे और यूज़ भी हो रहे थे, ठीक है? वेट, आपको पिस्टल दिख रही है यहाँ पे? हाँ, ओके, पिस्टल दिख रही है आपको। ओह वाओ! चलो कोई बात नहीं। ओके। मैनी काइंड ऑफ द अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड। अब देखो, जो मिट्टी के घड़े थे, मिट्टी के मटके वगैरह बहुत सारे मिले हैं इन जगहों से, और वो अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे, जैसे इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं ना, डेकोरेटेड मटके मिले उस टाइम पे, ठीक है? और लोग इन मटकों को, चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, या चीज़ों को कुक करने के लिए भी यूज़ किया करते होंगे, ठीक है? वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, दैट कुड
नाउ बी ग्रोन कहने का मतलब क्या है? अब क्या लोग क्या करते थे? लोगों के पास कॉटन है, लोगों के पास अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, एक उनसे जानवर की वूल है। अब लोग क्या करेंगे? उसको वीव करेंगे। वीव का क्या मतलब है? उसको यू कैन से उसका धागा बना के कुछ ना कुछ कपड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे दीदी बना रही है यहाँ पे, ठीक है? ओके। They did things change what is this? Did things change everything and all at once? नहीं, पहली बात इसमें क्या हुआ कि ये चीज़ें एकदम और सारी की सारी एकदम बदल गई थी, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather foods, and elsewhere people adopted farming and हर्डिंग स्लोली। पहले क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे करके पहले तो फार्मिंग स्टार्ट की। अब फार्मिंग स्टार्ट की, फार्मिंग फार्मिंग के साथ लोगों ने हर्डिंग स्टार्ट की। हर्डिंग क्या है? चरवाहे बने लोग, ठीक है? ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. लोगों ने क्या किया? लोगों ने कई अलग अलग तरह की चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है? जैसे कि कई एक सीज़न में लोग क्या करते थे, चीज़ें हंट करते थे। एक सीज़न में लोग हंट कर रहे थे, एक सीज़न में लोग कुछ उगा रहे थे। कहने का मतलब क्या है? आई मीन स्प्रिंग वाले जो सीज़न है वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ उगाना शुरू कर देंगे। अब जो गर्मी वाला सीज़न होगा, लोग फिशिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और जो सर्दियों वाला सीज़न आएगा उसमें लोग लकड़ी वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अलग अलग तरह के काम लोग करते थे, ठीक है? मैंने थोड़ी क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे कर दिया, बट आप समझ जाना, हर सीज़न में अलग अलग तरीके का लोगों ने काम डिवाइड कर दिया था, ठीक है? ओके। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। मेहरगढ़ के बारे में हम अब पढ़ने वाले। अब मेहरगढ़, अब मान लो कोई बच्चों ने आगे जाके यूपीएससी वगैरह करना है, तो यूपीएससी में मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स। जब भी आप एंशियंट इंडिया की बात करो, एंशियंट भी हड़प्पा वगैरह की बात करो जब आप, ठीक है? ओके। Find Mehergarh on map 2. This site is located in the fertile plains near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. जो बोलान पास है, जो हमने पीछे आई थिंक एक वीडियो में पढ़ा है जिसके बारे में थोड़ा बहुत। बोलान पास के पास मेहरगढ़ वाले एरिया लोकेटेड। आज के टाइम पे तो आपको लगता है कि ये मेहरगढ़ वाला एरिया इतना फर्टाइल नहीं होगा, बट उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, ठीक है? मेहरगढ़ was probably one of the places where people learnt how to grow barley and wheat. मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों ने सबसे पहली बार जहाँ लोगों ने बार्ले वीट वगैरह उगाना शुरू किया था, ठीक है? एंड रेड शीप्स गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। देखो यहाँ के लोगों ने भी सबसे पहले जानवरों को पालना शुरू किया था, ठीक है? इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पुराना विलेज है जिसके बारे में हम आज के टाइम पे जानते हैं, ठीक है? एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, ठीक है? Bones of wild animals such as the deer and pigs, and also the bones of the sheep and goats were found. Different type animal की जो variety जिनके bones मिले उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है? Other finds at मेहरगढ़ includes remains of square or rectangle houses. मेहरगढ़ में बहुत सारे square और rectangle houses भी मिले हैं, ठीक है? ईच हाउसेस हैज़ 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। जो एक घर था उसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे। उन कंपार्टमेंट्स में से एक जो कंपार्टमेंट होता था उसका ये यूज़ सिर्फ यही करते थे कि इसमें तो हमने पूरा अपना राशन रखा है इस साल का, ठीक है? व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। मान लो कोई इंसान मर जाता था तो जो जितने सारे रिश्तेदार थे, पेरेंट्स वगैरह थे, जो सब कुछ होते थे, जो जितने सारे क्लोज रिलेटिव्स होते थे, वो उस बेचारे को जब भी कभी मतलब उसको डिकम्पोज किया जाता था, और यू कैन से आई मीन उसकी जो अंतिम क्रिया की जाती थी उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे किया जाता था उसे, ठीक है? किस तरीके से हम आगे जानेंगे। पीपल लुक्ड आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोग बिलीव करते थे कि अगला जो पुनर्जन्म की थ्योरी थी उसके ऊपर ये लोग बिलीव करते थे कि मतलब एक इंसान जब मरता है उसके बाद उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, मरने के बाद उसकी एक अनदर लाइफ शुरू होती है, उसके ऊपर लोग बिलीव करते थे, ठीक है? बरियल्स इन सच अरेंजमेंट। अब क्या है, मान लो उस टाइम के लोग ना, जैसे आज के टाइम पे तो इन हिंदूज़ एक चीज़ बड़ी प्रेवलेंट है, क्रिमेशन। क्रिमेशन मतलब जला दो डेड बॉडी को। अब उस टाइम पे ये ट्रेंड नहीं होता था, ठीक है? उस टाइम पे क्या ट्रेंड होता था? उस टाइम लोगों को दफना दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था ज़मीन के अंदर, ठीक है? गड्ढा बनाएंगे, इंसान को लिटा देंगे उसके अंदर और उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल देंगे। इस तरीके के बरियल होते थे उस टाइम पे। अब मान लो कोई आदमी है भाई, उसका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज या उसका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार या उसका कोई फ्रेंड है, उस बेचारे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, तो वो क्या करेगा? पहले तो गड्ढा बनाएगा, उसमें अपने फ्रेंड की जो बॉडी है उसे रख देगा, और उसके साथ वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें रखने लग जाए। मान लो उसका उसका जो फ्रेंड है उसे कोई फेवरेट ज्वेलरी थी उसे वो डाल देगा। मान लो कोई उसका फेवरेट बाउल था या कोई स्पून टाइप था उसे वो डाल देगा उसके अंदर। और मान लो कुछ मालाएं वगैरह थी वो भी डाल देगा। अब वो क्यों डाल रहा है ये सारा सामान? क्योंकि वो आदमी सोचता है कि इस जो मेरा फ्रेंड है उसके अगले जन्म में ये चीज़ें काम आएगी, इस वजह से ये सारी प्रेशियस चीज़ें उसमें डाल रहा है, ठीक है?
Several burial sites have been found in Mehergarh. In one instance, the dead was buried with a goat, which were probably meant to serve as food in the next world. अब मान लो मेहरगढ़ में एक ऐसी भी डेड बॉडी मिली है, उस डेड बॉडी के साथ एक गोट रखी हुई थी। गोट क्यों रखी हुई थी उस डेड बॉडी के साथ? आई मीन जो भी उसके रिश्तेदार हुआ करते होंगे, जिस जिस आदमी की डेथ हुई थी, उसके रिश्तेदारों ने सोचा होगा कि यार एक गोट भी डाल देते हैं, इन फ्यूचर अगले जन्म में उसे खाने की ज़रूरत हो तो उसके पास एक गोट हो एज अ फूड। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. So thank you students for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like. अगर कुछ questions रहे या queries रही है, you can surely comment down on this video. So this is the end guys. Bye bye.